नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था। देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग, यानी कि यहां पर एक शब्द दिया गया एंशिएंट। एंशिएंट का नियरली सेम मीनिंग कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, पहला विकल्प दिया गया न्यू। न्यू मीन्स होता है नया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि हमसे सिमिलर मीनिंग पूछा गया था। मिंट मीन्स होता है पुदीना, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सेज, चौथा ऑप्शन देखिए सेज दिया गया जिसका मतलब होता है संत या फिर समझदार या फिर ऋषि के सेंस में होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बोले अगर एज्ड, एज्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत प्राचीन हो, जो पुराना हो, प्राचीन हो, उस सेंस में है। और एंशिएंट का मतलब भी प्राचीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके नियरली सेम मीनिंग होगा, यानी कि लगभग इसका समानार्थी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग, यानी कि यहां पर भी एक शब्द दिया गया है और इसका समानार्थी शब्द हमसे पूछा जा रहा है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत या फिर बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुतायत या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसका मिलता जुलता कौन सा शब्द है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया है बोनस। बोनस का मतलब होता है अधिलाभ या फिर एक तरीके से बख्शीश कह सकते हैं, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। स्केयर्स, बी वाला विकल्प देखिए, स्केयर्स का मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ होता है या फिर अपर्याप्त होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। गिफ्ट का मतलब तो उपहार होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लॉट का मतलब होता है बहुतायत मात्रा में। दिए गए विकल्प में देखिए, लॉट जो है वो प्लेंटी का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर एक लॉट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है बहुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइंट द टू गिवन सेंटेंसेज, यानी कि कहा यह जा रहा है कि यहां पर दो वाक्य दिए गए हैं और इन दो वाक्यों को ज्वाइंट करने के लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करना चाहेंगे। देखिए, पहला वाक्य दिया गया राइट प्रॉपरली, यानी कि ठीक से लिखो, और दूसरा वाक्य दिया गया है डोंट राइट एट ऑल, यानी कि बिल्कुल मत लिखो। अब कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं? तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। आप लोग बोलते हैं ना, लिखना है तो ठीक से लिखो, नहीं तो बिल्कुल मत लिखो, उस सेंस में कहते हैं ना, तो उसी सेंस में यहां पर दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं कि ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। अब या के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखिए, बट मीन्स तो होता है लेकिन ये तो हो नहीं सकता, एंड मीन्स होता है और ये भी नहीं हो सकता, सो भी यूज नहीं कर सकते। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आइदर और बोलते हैं, यानी कि या तो ये या तो ये, उसी सेंस में यहां पर आया हुआ है ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो, यानी ऑप्शन नंबर डी और यहां पर लगेगा। और हमारा एप्रोप्रिएट सेंटेंस क्या बन जाएगा? राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल, यानी कि ठीक से लिखो या बिल्कुल मत लिखो। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेज। यहां पर भी दो वाक्य दिए गए हैं और इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला वाक्य है शी इज प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, यानी कि वह सुंदर है। शी इज प्राउड, देखिए एक प्राउड का मतलब होता है गर्व होना और इसी प्राउड का मतलब घमंडी भी होता है, यानी कि यहां पर अर्थ क्या है कि वह सुंदर है और वह घमंडी है। दो वाक्य, पहला वाक्य है वह सुंदर है और दूसरा वाक्य है वह घमंडी है। अब इन दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, नॉट तो होगा नहीं क्योंकि वह सुंदर है घमंडी नहीं है, इस प्रकार से हम लोग नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो गया। अब वह सुंदर है इसलिए घमंडी है, बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि या फिर इसलिए सेंस में हम लोग यूज करते हैं, तो क्या ये यहां पर होगा? क्योंकि हर एक सुंदर लड़की घमंडी हो ये जरूरी नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, वाइल दिया गया। वाइल क्या होता है कि जब एक कार्य करते हुए दूसरा कार्य किया जाए तो वहां पर वाइल यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि चलते समय वह संगीत सुनती है, तो एक ही दौरान दो काम किया जा रहा है, चला भी जा रहा है और उसके द्वारा संगीत भी सुना जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाइल वॉकिंग सी हियर म्यूजिक, यानी कि वाइल कब प्रयोग किया जाता है? जब एक ही साथ दो काम हो रहा होता है, जैसे कि चलने का काम, वॉक करने का काम और म्यूजिक सुनने का काम, दो काम हो रहा था, तो वहां पर वाइल प्रयोग होता है। यहां पर कोई दो काम नहीं हो रहा है, वह सुंदर है और इसलिए वो घमंडी है, मतलब कि दो काम तो हो नहीं रहा है। कहने का मतलब यह है कि दो काम, क्रिया होना चाहिए। अब वह सुंदर है, ये कोई क्रिया थोड़ी है, वो है बाय डिफॉल्ट सुंदर है,
तो यहां पर ये क्रिया नहीं है और एक साथ दो काम नहीं हो रहा है, इसलिए वाइल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर एक, बट यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। देखिए क्या हो जाएगा, शी इज प्रिटी बट प्राउड, यानी कि वह सुंदर है लेकिन बहुत घमंडी है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वह सुंदर है लेकिन बहुत घमंडी है। ऑप्शन नंबर ए बट इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई द वर्ब इन गिवन सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, यानी कि लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, यानी कि जो पत्तियां हैं वो पीले और स्टिकी हैं, यानी कि चिपचिपे हैं। स्टिकी मीन्स क्या होता है, चिपचिपा, ठीक है। तो यानी जो पत्तियां हैं वो पीले रंग के हैं और चिपचिपे हैं। तो हमसे यहां पर वर्ब पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद से मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, द लिप्स यानी पत्तियों की बात की गई है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से वर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद से येलो एंड स्टिकी, ये आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब का काम भी यही करेगा, और इसलिए क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं, इसलिए यही हमारा वर्ब भी हो जाएगा। यानी वर्ब क्या हो जाएगा, देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात की गई है, वर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चौथा विकल्प देखिए, स्टिकी बात की गई है यानी चिपचिपा। तो चिपचिपा जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो पत्ते की विशेषता बता रहा है। पत्ता क्या था, नाउन था। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो स्टिकी यहां पर एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है, तो ये गलत हो गया। येलो दिया गया, येलो मींस पीला कलर का। पीला किसकी विशेषता बता रहा है, क्या चीज पीला है, पीला हमारा पत्ती है। पत्ती क्या था, नाउन था। नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और लीव्स, लीव्स यानी पत्ती, ये पत्ती का नाम है एक तरीके से। जो वो वस्तु है जिसे हम लोग पत्ती बोलते हैं वो नाम ही तो है। तो किसी भी चीज का नाम, चाहे वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये लीव्स जो है वो नाउन है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में हमसे वर्ब पूछा गया था, और वर्ब यहां पर क्या है, एक ही वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी वर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, वर यहां पर वर्ब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर एक शब्द दिया गया है नाइफ, इसका बहुवचन यानी प्लूरल हमसे पूछा जा रहा है। तो जब भी लास्ट में एफ ई आता है तो उसका एफ ई हटा करके हम लोग वी ई एस लगा करके उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। तो देखिए क्या वर्ड दिया गया था, के एन आई एफ ई। तो एफ ई को हटा दीजिए, एफ ई को हटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, के एन आई, और एफ ई को हटा करके मैंने क्या बोला, वी ई एस लगा देते हैं। तो वी ई एस, के एन आई वी ई एस, नाइफ्स। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दिया गया है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो रिसीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है RECEIVE। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या होता है, RECEIVE। चारों विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर डी में बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी रिसीव इसका बिल्कुल सटीक स्पेलिंग है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर भी स्पेलिंग हमें करेक्ट यानी सही स्पेलिंग चुनना है। दिया गया है पॉसेस, पॉसेस का मतलब होता है अधिकार में रखना, या फिर धारण करना, या फिर प्राप्त करना, या फिर काबू करना। तो इसका जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है POSSESS। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी कि चारों विकल्पों में से किसका स्पेलिंग गलत है, इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है, ठीक है। पहला दिया गया लोनर, लोनर का मतलब होता है अविवाहित। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा गया था। बी में देखिए, सी में देखिए दिया गया ग्रामर, ग्रामर का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है व्याकरण, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी में देखिए अर्थमेटिक्स दिया गया, अर्थमेटिक दिया गया, तो अर्थमेटिक भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन बी वाले विकल्प को देखिए मैथमेटिक्स दिया गया है, तो मैथमेटिक्स का जो स्पेलिंग होता है MATHEMATICS होता है। तो यहां पर आई जो है, यहां पर आई नहीं बल्कि ए होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि यही इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर एक शब्द दिया गया क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना। हमसे यह पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है, यानी कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, कौन सा समानार्थी नहीं है, वो हमें बताना है। पहला दिया गया आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, यानी ये भी झगड़ने के सेंस में होता है, तो ये तो इसका समानार्थी है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है कलह, तो ये भी झगड़ने के सेंस में, कलह से संबंधित, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है कलह, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
एक ही विकल्प बचा क्वेरी। क्वेरी का जो मतलब होता है खादान होता है, खादान कह सकते हैं या फिर खादान से निकालने के सेंस में, या फिर उत्खनन आप कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये झगड़ने का समानार्थी नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सिनोनिम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सिनोनिम नहीं है, इस वजह से यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के जो विकल्प थे वो समानार्थी थे झगड़ने के, यानी कलह करना, तर्क वितर्क करना, ये सब समानार्थी थे क्वेरल के, लेकिन जो क्वेरी है इसका मतलब होता है उत्खनन करना या फिर खादान से निकालना। तो ऑप्शन नंबर डी समानार्थी नहीं होगा और यही सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द ऑप्शन टू विच यू कांट एड ई आर एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। कहा यह जा रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में हम लोग ई आर नहीं जोड़ सकते और वो एक नया शब्द नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखिए किस में नहीं जोड़ सकते। पहला विकल्प दिया गया सून, तो जब इसमें ई आर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है सूनर, तो ये एक नया शब्द हो गया। क्विक दिया गया, क्विक में भी ई आर जोड़ करके क्विकर बना सकते हैं, तो ये भी एक नया शब्द हो गया। ये WICK है, यहां पर मिस प्रिंट है। विक, विक मीन्स जो होता है जो मोमबत्ती जो जलती है ना उसके अंदर जो धागा होता है, एक तरीके से आप बाती समझ सकते हैं, या फिर जो दिया होता है उसके अंदर जो बाती जलती है उसके सेंस में विक वर्ड यूज किया जाता है। इसमें जब अगर हम लोग ई आर जोड़ देते हैं तो वीकर बन जाता है। अब वीकर का जो मतलब होता है वो टोकरी भी होता है, फर्नीचर भी होता है। टोकरी फर्नीचर बुनने के काम में आने वाली जो खपची होती है या फिर तिल्ली होती है, जैसे कि बांस का जो तिल्ली होता है जिससे हम लोग टोकरी और फर्नीचर को बिनते हैं, उसके सेंस में आता है वीकर। तो ये भी एक नया शब्द बना रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये तीनों तो नया शब्द बना रहे हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा टाइम। देखिए टाइमर एक वर्ड है लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है, TIMER। यहां पर अगर इसके बाद हम लोग ER जोड़ दे तो TIMEER हो जाएगा, जो कि कोई भी नया वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं होता है। यहां पर जो एक्चुअल वर्ड होता है वो टाइमर होता है। चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि ER जोड़ने के बाद से कौन सा नया वर्ड नहीं बनाएगा, तो टाइम जो है वो ER जोड़ने के बाद से नया वर्ड नहीं बनाएगा, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी पहले का सून का सूनर हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। क्विक का क्विकर हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये विक था तो विक का वीकर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। बाकी के वर्ड बन रहे थे लेकिन टाइम का नया वर्ड नहीं बन रहा था, इसलिए यही इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन फिल करना होगा फिल इन द ब्लैंक में, ये हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से वाक्य को पढ़ लेते हैं। दिया गया है देयर आर नॉट डैश पीपल। अब यहां पर क्या फिल होगा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां लोग नहीं है, यहां लोग नहीं है। अब इसके जो वाक्य को कंप्लीट करने के लिए यहां पर क्या फिल होगा, तो देखिए लोग जो होते हैं उन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि लोग जो हैं, जो पीपल है वो काउंटेबल नाउन है, तो ऐसा वर्ड ही यहां पर फील होगा जो कि काउंटेबल नाउन को सपोर्ट करे। पहला विकल्प दिया गया है मच और चौथा विकल्प दिया गया सम। ये जो दोनों विकल्प हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, उसे गिन थोड़ी सकते हैं कि एक दूध है या फिर दो दूध है या फिर एक पानी है या फिर दो पानी है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसके साथ मच और सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीपल जो था यहां पर काउंटेबल नाउन था जिसे हम लोग गिन सकते हैं, तो उसके साथ दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं, सी वाला एलॉट और मेनी। मेनी का मतलब होता है कि कई, और अलॉट का मतलब यह होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब अत्यधिक के सेंस में अलॉट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर प्रश्न में आइए, जो वाक्य दिया गया है देयर आर नॉट पीपल हियर, यहां पर पहले ही बता दिया गया कि यहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो अब बहुत ज्यादा अत्यधिक वाला सेंस तो हमारा गलत हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर बी मेनी, यानी कि देयर आर नॉट मेनी पीपल हियर, यानी कि यहां पर बहुत लोग नहीं है, यहां पर बहुत लोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी कि यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर कौन सा शब्द आपको भरना है ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया यू शुड डैश योर होमवर्क, यानी कि तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए। शुड का चाहिए के सेंस में अर्थ आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यू शुड डू योर होमवर्क। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेक होगा नहीं, वर्क होगा नहीं, गिव होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा यू शुड डू योर होमवर्क, यानी तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कि यहां पर करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। या चारों में एक ही वाक्य दिया गया है, इसमें सही सीक्वेंस क्या है वर्ड्स का ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए किसी भी इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आपका
सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। फिर क्या आते हैं? अदर वर्ड्स आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कई जगह पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिस भी हो सकता है, तो कई जगह पर हेल्पिंग वर्ब स्किप किया जाता है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई है। उसके बाद से मेन वर्ब हमारा आना था, तो क्या हो गया? लेंट। लेंट मीन्स होता है उधार देना। उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम हो जाएगा, और अदर वर्ड माई पेंसिल, यानी कि मैंने अपनी पेंसिल उसे उधार दी, मैंने अपनी पेंसिल उसे उधार दिया, इस सेंस में ये है। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों में इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, आई लेंट हिम माई पेंसिल, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड एल वाई एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। कहा यह जा रहा है कि चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसके अंत में एल वाई जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेट। लेट में जब एल वाई जुड़ता है तो लेटली हो जाता है, ये एक वैलिड शब्द है। बाकी अगर सून की बात करें तो सूनली नहीं होगा, नाउ का नाउली नहीं होगा, और फास्ट, फास्ट जो है, देखिए एल वाई हम लोग क्यों लगाते हैं? एडवर्ब बनाने के लिए। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बताएगा। अब मैंने यहां पर अगर लिखा कि आई रैन फास्ट, तो यहां पर रैन जो है यानी कि मैं तेज दौड़ा। अब दौड़ना क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, यानी क्रिया विशेषण होता है। तो यहां पर फास्ट अपने आप में एडवर्ब होता है, एल वाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो तीन विकल्प थे ए, सी और डी यहां पर गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर बी लेटली वैलिड वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एक तरीके से जिसे आप हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं, यानी कि जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे, उसे ही अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर तीन शब्द दिया गया, टेक, चीफ और बिहेव। इनके पहले कौन सा प्रीफिक्स लगा करके नया वर्ड बनाया जा सकता है, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया नॉन, तो नॉन टेक, नॉन चीफ, नॉन बिहेव इस प्रकार से नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। डिस दिया गया तो डिस टेक, डिस चीफ, डिस बिहेव भी नहीं होगा, यह भी उत्तर गलत हो गया। तीसरा विकल्प दिया गया इन, इन में क्या हो जाएगा कि हमारा इन टेक, इन बिहेव और इन चीफ, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी, देखिए मिस दिया गया, तो मिस को जब टेक से जोड़ेंगे तो मिस्टेक बन जाएगा, जो कि एक नया शब्द है और बिल्कुल सही होता है, मिस्टेक होता है। इसी प्रकार से मिस को जब हम लोग बिहेव में जोड़ेंगे तो मिस बिहेव बन जाएगा, ये भी एक नया शब्द है। और इसी प्रकार से जब चीफ में हम लोग मिस को जोड़ेंगे तो मिस चीफ हो जाएगा, ये भी बिल्कुल नया शब्द है। तो ये ऑप्शन नंबर डी मिस इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें एक खाली स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है ही डील्स डैश राइस। डील्स का मतलब होता है कारोबार करना, यानी कि वह चावल में कारोबार करता है, इस सेंस में आएगा। डील्स जो वर्ड है इसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है, जैसे कि ही डील्स इन राइस, यानी कि वह चावल का कारोबार करता है। यहां पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, क्योंकि डील के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो फिक्स है कि इन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, इनके बाद कौन सा सफिक्स जोड़ा जा सकता है चारों विकल्पों में से। ठीक है, तो जिस प्रकार से हिंदी में आप लोग प्रत्यय पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं। यानी कि यहां पर दो मूल शब्द दिए गए हैं, माउथ और स्पून। इन मूल शब्दों के बाद से कौन सा चारों विकल्पों में से सफिक्स लगा दिया जाए ताकि ये एक सेंसिबल वर्ड बन जाए, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखिए, स्पून में अगर हम लोग फुल लगा दे तो स्पून फुल बन जाता है, जिसका मतलब होता है थोड़ी मात्रा में। स्पूनफुल का मतलब क्या होता है, थोड़ी मात्रा में। और जब माउथ में हम लोग फुल लगाते हैं तो माउथफुल बन जाता है, जिसका मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक कवर खाना, यानी कि खाने का एक निवाला, जिसे कौर बोलते हैं, उस सेंस में माउथफुल का मतलब निकलता है। यानी कि एक निवाला, खाने का एक निवाला, उसे माउथफुल बोलते हैं। तो फुल सफिक्स लगाने पर स्पूनफुल और माउथफुल एक
अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी फुल सफिक्स लगाना पड़ेगा दोनों शब्दों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर, यानी कि यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न दिया गया है, शैल वी गो टू जिम नाउ, यानी कि क्या अब हम जिम जाएं, क्या अब हमें जिम जाना चाहिए उस सेंस में, क्या अब हम जिम जाएं उस सेंस में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि क्या हम अब जिम जाएं, तो इसका उत्तर या तो हम हाँ में देंगे या तो ना में देंगे, यानी कि हाँ जाना चाहिए या फिर नहीं अब नहीं जाना चाहिए, इस सेंस में होना चाहिए, ठीक है। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि आई एम टू टायर्ड, यानी कि मैं बहुत थक गया हूं, तो ये इसका सटीक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जब पूछा गया कि क्या हमें अब जिम जाना चाहिए या फिर क्या अब हम जिम जाएं, तो उस सेंस में हाँ या ना में हमें जवाब देना है कि जाना है या नहीं जाना है। मैं थका हूं, आप थके हैं, उससे का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि जाना चाहिए या फिर जाएं या ना जाएं, तो हाँ या ना में आंसर देना होगा, ठीक है। दूसरा दिया गया इट इज़ वेरी गुड, तो ये भी सटीक उत्तर नहीं है। आई सपोज्ड यू कैन, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ये भी सटीक उत्तर नहीं है। एक ही विकल्प बचा, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कि जब मैंने पूछा कि क्या हम जिम जाएं, क्या अब हम जिम जाएं, तो आपने बोला बिल्कुल नहीं, तो ये सटीक उत्तर है। हाँ या ना में हाँ जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए, उस सेंस में ये बिल्कुल नहीं एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें कौन सा शब्द एडजेक्टिव है ये हमसे पूछा जा रहा है। वाक्य दिया गया है, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, यानी कि एक लंबी लड़की एक बच्चे से मिली, उस सेंस में ये आया हुआ है, एक लंबी लड़की बच्चे से मिली, उस सेंस में आया हुआ है। तो यहां पर हमसे एडजेक्टिव पूछा जा रहा है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। यहां पर गर्ल देखिए, ये क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, टॉल बता रहा है, यानी कि लड़की कैसी है, लड़की लंबी है। इसका सेंस क्या निकला था कि लंबी लड़की एक लड़के से मिली, लंबी लड़की एक लड़के से मिली, तो लड़की यहां पर नाउन था और नाउन की विशेषता बता रहा है टॉल, इसलिए नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 टॉल इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, बॉय ये नाउन होता है तो उत्तर होगा नहीं, गर्ल भी नाउन होता है ये भी उत्तर नहीं होगा, मेट ये वर्ब है, किसी से मिलना ये क्रिया है, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, तो ये वर्ब है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे केवल एडजेक्टिव पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए टॉल इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, यानी कि दिए गए शब्द लवली का कौन सा एंटोनिम यानी कौन सा विलोम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं वाला पूछा गया, ठीक है। चलिए, लवली का मतलब होता है प्यारा, क्या होता है, प्यारा। अब इसका विलोम कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। बी में देखिए अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा या फिर कुरूप, तो प्यारा का कुरूप या फिर भद्दा उसका विलोम है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा इसका विलोम नहीं है। ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, जैसे कि होता है ना कि बहुत कुरूप है तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत भयंकर लग रहा है, तो उस सेंस में ये है, यानी ये भी पूरा प्यारा का उल्टा होगा, यानी कि एंटोनिम होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से दिया गया है ड्रैब। ड्रैब का मतलब क्या होता है, तो ड्रैब को हिंदी में हम लोग कहते हैं, देखिए इसका कई अर्थ होता है, एक होता है अनाकर्षक लगना, फीका लगना, बेचमक या फिर नीरस, तो ये भी प्यारा का उल्टा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए टाल। टाल मीन्स होता है लंबा, टाल मीन्स क्या होता है, लंबा। अब प्यारा का उल्टा लंबा थोड़ी होगा, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा एंटोनिम नहीं है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए टाल इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द बेस्ट आंसर। यहां पर एक प्रश्न दिया गया है और इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है चारों विकल्पों में से, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है, व्हाट इज योर सिटी लाइक, यानी कि आपका शहर कैसा है। प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि आपका शहर कैसा है, तो वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा जो कि इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी देगा, ठीक है। चलिए, पहला दिया गया आई हैव नो आइडिया, तो ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे रहा है हमारे शहर के बारे में, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आई लाइक इट अलॉट, यानी कि मैं
इसे बहुत पसंद करता हूं। किसे? अपने शहर को। लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया कि मेरा शहर कैसा है, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट आंसर, बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, आई डोंट लाइक इट, मतलब कि मैं अपने शहर को पसंद नहीं करता। अब ये आपसे पूछा ही नहीं गया कि आप शहर को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका शहर है कैसा, तो ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं माना जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट इज स्मॉल, यानी कि मेरा शहर जो है वो छोटा है। और यही एग्जैक्टली प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आपका शहर कैसा है, तो मैंने बताया कि मेरा शहर छोटा है लेकिन मैं इसे पसंद करता हूं, बट नाइस, लेकिन अच्छा है। मेरा शहर छोटा है लेकिन अच्छा है, तो ये एग्जैक्ट और बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों का पूछने का मतलब ये होता है कि आप कितना सटीक हैं अपनी बातों को लेकर के। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप मुझे उत्तर दे रहे हैं कि मैंने आम खा लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके तबीयत के बारे में और आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने आम खा लिया। क्या इस बात का कोई लॉजिक है? नहीं लॉजिक है। वहीं इस प्रकार के प्रश्नों के पूछने का उद्देश्य होता है कि जो बात आपसे पूछी जा रही है, क्या आप उन बातों को समझ करके एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में कौन सा एडवर्ब है ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, दिया गया है द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, यानी कि दुष्ट बच्चे ने, देखिए दुष्ट बच्चे ने लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। अब लाउडली का मतलब जोर से और स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, यानी कि दुष्ट लड़के ने लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? एडवर्ब पूछा गया था। एडवर्ब क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? क्रिया बोलते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं। यानी कि हिंदी में जो आप क्रिया विशेषण पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में एडवर्ब हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब है स्लैप्ड, यानी कि थप्पड़ मारना। अब जो शब्द थप्पड़ मारने की विशेषता बताएगा वही हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही तो एडवर्ब बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो रहा था कि दुष्ट बच्चे ने लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। अब जोर से किसका विशेषता बता रहा है? वो थप्पड़ मारने की विशेषता बता रहा है कि उसको जोर से थप्पड़ मारा गया। ठीक है, तो जोर से थप्पड़ मारना यानी लाउडली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी में बात की गई है, लाउडली एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है यानी विलोम शब्द बताना है। यहां पर एक शब्द दिया गया ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा होता है। अब इसका अपोजिट हमें बताना है चारों विकल्पों में से। दूसरा विकल्प दिया गया है, ये यफ मिसप्रिंट है, ड्राइनेस बताया गया। ड्राइनेस का मतलब भी होता है सूखापन, तो ये इसका विलोम तो है नहीं, ये तो इसका समानार्थी हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प में देखिए रिवर दिया गया है, तो सूखे का विलोम रिवर थोड़ी होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए ब्रॉट। ब्रॉट ब्रिंग मीन्स लाना होता है और उसका सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। ब्रिंग लाना एक क्रिया है और उसका सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, सूखे का विलोम। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर एक की, फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना। तो जैसे देखिए गांव में सूखा पड़ जाता है, एक तरीके से खेत सूखा है तो अचानक से बाढ़ आ जाना है, तो ये जस्ट उसका उल्टा है। जैसे कि फसल बोया गया, सूखा पड़ गया, अब उसका उल्टा क्या है कि बाढ़ आ जाना। सूखे का उल्टा बाढ़ आना ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर एक फ्लड इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट यही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहां पर फिर से एक बार शब्द दिया गया है एबिलिटी, और इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा विकल्प में दिया गया ये हमसे पूछा जा रहा है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता होता है। अब क्षमता का विलोम या फिर अपोजिट क्या हो जाएगा? अक्षमता हो जाएगा। तो चारों विकल्पों में हमें अक्षमता ढूंढना है। पहला विकल्प दिया गया फिजिबिलिटी, जिसका मतलब होता है साध्यता या फिर संभाव्यता, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं, जिसकी कुछ संभावना हो। तो क्षमता का उल्टा तो अक्षमता होगा ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए डिसएबिलिटी दिया गया। डिसएबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड या फिर डिसएबल बोलते हैं, तो वो विकलांग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर क्षमता का उल्टा अक्षमता होगा, ना कि विकलांग होगा, तो ये भी गलत हो गया। बी वाला विकल्प देखिए अनएबिलिटी दिया गया। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका असमर्थता होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अक्षमता हमें ढूंढना है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी देखिए इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता। क्या होता है? अक्षमता। तो ये जस्ट अपोजिट है एबिलिटी का, इनएबिलिटी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी कि चारों विकल्पों में से किसका
सब किस शब्दों का ऑर्डर यानी कि क्रम सही है। तो देखिए किसी भी इंग्लिश के वाक्य में जो क्रम का जो शब्दों का क्रम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब कई बार स्किप भी किया जा सकता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फॉर्म में यस या फिर ईएस जोड़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये स्किप हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान रखेंगे। चारों विकल्पों में देखिए एक ही वाक्य दिया गया है, म्यूजिक लव्स जैक, कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, जैक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कि यहां पर जैक जो है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से वर्ब का फॉर्म आएगा, तो यहां पर देखिए लव यहां पर वर्ब है यानी पसंद करना। अब यस या फिर ईएस किस में जुड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुड़ता है। और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया, म्यूजिक, यानी कि जो जैक है वो संगीत पसंद करता है। अब जैक चूंकि सिंगुलर था और सिंगुलर की वजह से यहां पर वर्ब के फॉर्म में यस या फिर ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुड़ता है, इसलिए लव जो यहां पर वर्ब था उसमें यस जोड़ा गया सिंगुलर होने की वजह से, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही आपका ऑर्डर वर्ड ऑर्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जैक लव्स म्यूजिक, जैक संगीत पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर देखिए सब्जेक्ट पहले आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और अंत में वर्ब आया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही केवल ऑर्डर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी कि यहां पर एक वाक्य दिया गया और डैश में यहां पर कौन सा प्रोनाउन फिल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया वाक्य, इट वाज माय ब्रदर हु वेंट विथ डैश, यानी कि यह मेरा भाई था, यह मेरा भाई था जो उसके साथ गया। देखिए गो का सेकंड फॉर्म आया हुआ है, गो वेंट गॉन होता है, तो सेकंड फॉर्म से ये क्या क्लियर हो रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख गया और यानी कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हु सब्जेक्ट है, और हु किसके लिए प्रयोग किया गया है, माई ब्रदर के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि इट वॉज माई ब्रदर, यानी कि यह मेरा भाई था जो, अब यहां पर हु का मतलब क्या आ गया, जो आ गया, जो उसके साथ गया। अब उसके साथ जाने के लिए यहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, चारों विकल्प हम देखिए। तो चौथा दिया गया हिज, तो हिज तो होगा नहीं, हिम होता तो सही हो सकता था, शी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ही है ये भी नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, हर यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। यानी कि इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, यानी कि यह मेरा भाई था जो कि उसके साथ गया, ठीक है। तो यहां पर हर यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड, यानी कि एक ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जो कि आगे से और पीछे से जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो। तो ऐसे शब्दों को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक शब्द लिखा MADAM, मैडम। अब यहां से देखिए, इधर से आप स्पेलिंग पढ़िए MADAM और इधर से पढ़िए MADAM, दोनों तरफ से एक ही स्पेलिंग होता है। तो ऐसे शब्द जो कि दोनों तरफ से एक ही स्पेलिंग होता है उसे हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं, और वहीं हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यहां पर एक शब्द दिया गया बॉक्स और इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन हमें बताना है। जब भी किसी शब्द के अंत में यक्स आता है तो उसके आगे ES लगा करके हम लोग उसका बहुवचन बना देते हैं, यानी प्लूरल बना देते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए BOXES, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड, यहां पर एक शब्द दिया गया है लीव्स, लीव्स का एक वचन यानी सिंगुलर हमसे पूछा जा रहा है, और यहां पर ये लीव्स जो है वो प्लूरल में दिया गया है। तो देखिए यहां पर इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा लीफ। लीफ मीन्स होता है पत्ती और लीव्स मीन्स होता है पत्तियां। अब जिस भी शब्द के अंत में यफ आता है उसको प्लूरल बनाने के लिए यफ को हटा करके VES लगा दिया जाता है। तो यहां पर देखिए अंत में एफ को हटा करके VES लगाया गया था, या फिर आप इसका रिवर्स भी चल सकते हैं कि यहां पर हमें प्लूरल दिया गया था और जिस भी शब्द के प्लूरल में VES अंत में आता है उसको VES को हटा करके आपको सिंपली एफ लगा देना है, तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। लीफ मीन्स होता है पत्ती और लीव्स मीन्स होता है पत्तियां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लीफ इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
दोस्तों यूपी टेट 2011 प्रश्न पत्र के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के परीक्षा के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।